प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो यहाँ पे मॉड्यूल 1 का पार्ट बी, है ना? ये इसी तरीके से आपका डिज़ाइन ही किया गया है सिलेबस। तो पार्ट बी में हम लोग जो है यहाँ पे आज सेकंड वीडियो ये हमारा होने वाला है। इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने बात किया था प्रोफेशनल क्या होता है वगैरह। तो यहाँ पे कोड ऑफ इथिक्स ये हमें बताता है कि हमारी सही ड्यूटी क्या है, और अगर कोई गलत काम कर रहा है ना? मतलब उसका जो सही ड्यूटी है वो अगर पूरा तरीके से नहीं कर रहा है तो उस पे उँगली उठा सकते हैं, ऑब्लिगेशन कर सकते हैं कि भाई आप जिस प्रोफ़ेशन में है उस प्रोफ़ेशन में रहते हुए आप सही काम नहीं कर रहे हैं, है ना? मतलब प्रोफ़ेशनल सोसाइटीज़ और जो भी मेंबर्स हैं वो सही तरीके से काम नहीं किया जा रहा है, उस पे आप ऑब्लिगेशन भी कर सकते हैं और आपका क्या सही काम है उसको भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। प्राइमरी जो कोड ऑफ एथिक्स है ये हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है एथिकल जजमेंट फॉर अ प्रोफेशनल। और कोड ऑफ एथिक्स एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता है ना? कोड ऑफ एथिक्स कैन नॉट क्रिएट न्यू मोरल एथिकल प्रिंसिपल को क्रिएट नहीं किया जाता है। बात किया जाए यहाँ पे कोड ऑफ एग्जीक्यूट द फॉलोइंग एसेंशियल रूल्स। सबसे पहला इंस्पिरेशंस एंड गाइडेंस। जो कोड ऑफ एथिक्स है ये हमें इंस्पिरेशन देता है प्लस गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि भाई आपका सही काम क्या है ना? इसके अलावा ये इंजीनियर्स को सपोर्ट भी करता है कि आप पॉजिटिव प्रोफेशनल मोरल्स आपका होना चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई गलत काम कर रहा है यानी मोरली काम नहीं कर रहा है तो उसको डिस्करेज करता है और डिसिप्लिन को मेंटेन करने में भी ये हमारे जो है मदद करता है। कौन? कोड ऑफ एथिक्स। इसके अलावा हमें जो एजुकेशन होती है, हमारी जो पढ़ाई होती है उसको उजागर करने में और जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है उसको भी समझने में हमें क्या करता है? मदद करता है। इसके अलावा जो पब्लिक इमेज हमारा होता है ना? उसको अच्छा बनाने में भी कोड ऑफ एथिक्स क्या करता है? मदद करता है। इसके अलावा जो बिजनेस इंटरेस्ट होता है उसको भी प्रमोट करने में, है ना? जो बिजनेस इंटरेस्ट होता है उसको भी प्रमोट करने में मदद करता है। बात किया जाए कोड ऑफ एथिक्स फॉर इंजीनियर्स, तो एनएसपीए नेशनल सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियर्स सबसे पहला फंडामेंटल कंकोन्स जिसमें होल्ड सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर ऑफ पब्लिक के लिए किया जाता है। रूल्स ऑफ प्रैक्टिसेस चेक एंड नोटिफाई कि भाई कौन सा ओवर रूल्ड कोई काम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा इंजीनियर्स का काम होता है कि हर वैलिड डॉक्यूमेंट को अप्रूव करना और जो इनवैलिड डॉक्यूमेंट है उसको रिजेक्ट करना। इंजीनियर शैल परफॉर्म सर्विसेज ओनली इन द एरिया ऑफ देयर कॉम्पिटेंस, मतलब जिसमें वो एक्सपर्ट है ना? जिसमें वो स्पेशलिस्ट उसी से रिलेटेड वो काम करेगा। अब है ना? अगर स्पेशलिस्ट किसी और में है तो वो कैसे काम करेगा? मान लो कि इंजीनियरिंग में अगर बात किया जाए तो इंजीनियरिंग में कई सारे ब्रांचेस होते हैं। सिविल ब्रांच हो गया, है ना? मैकेनिकल हो गया, कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। अब सिविल वाला कहेगा कि हम कंप्यूटर वाला काम करेंगे और मैकेनिकल वाला कहेगा कि हम जो है इलेक्ट्रिकल वाला काम करेंगे। ये पॉसिबल है? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जिसको जो स्पेशलाइजेशंस है उसी स्पेशलाइजेशंस में ही वो रिलेटेड काम कर सकता है। सिविल वाला रोड, बिल्डिंग डिजाइन, मेंटेनेंस वगैरह यही सब काम कर सकता है। लेकिन मैकेनिकल वाला ऑटोमोबाइल्स वगैरह को डिजाइन करना, बनाना, है ना? रन करवाना। अभी लेटेस्ट में आपका जो है चार्जिंग वाला मतलब बैटरी वाला आपका कार चल रहा है तो वो सारी चीजें हो जाता है। इंजीनियर सेटल इशू पब्लिक स्टेटमेंट ओनली इन ऑब्जेक्टिव एंड ट्रूथफुल मैनर। इसके अलावा इंजीनियर सेल एक्ट फॉर ईच एम्प्लॉयज और क्लाइंट फेथफुली, मतलब एक विश्वास के साथ और ट्रस्ट के साथ मतलब काम करता है इंजीनियर्स। इसके अलावा इंजीनियर सेल अवॉइड डिसेप्टिव एक्ट, अगर कोई गलत काम किया जा रहा है तो उसको ये क्या करता है? विरोध भी करता है। प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस, है ना? प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस इंजीनियर सेल गाइड in all the relation by highest standard of honesty and integrity. Engineers shall at time strive to serve the public interest. Engineers shall avoid all conduct or practice that deceive the public, है ना? जो पब्लिक को हार मतलब गलत
नजरिए से अगर काम किया जा रहा है, पब्लिक के हित में नहीं किया जा रहा है, तो इंजीनियर्स क्या करता है, अगर इंजीनियरिंग फील्ड में काम किया जा रहा है तो उसको ये क्या करता है, अवॉइड करता है। Engineers shall not disclose without constant confidential information concerning the business affairs or technical process of any present or former जो क्लाइंट होते हैं या फिर जो एम्प्लॉयर्स होते हैं और पब्लिक बॉडीज होती हैं ऑन विच दे सर्व, है ना। कोई भी डिपार्टमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं एज ए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, तो कई सारे वैसे इंफॉर्मेशन होते हैं जो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, तो उसको आप बिना किसी के परमिशन के या बिना परमिशन के आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, मतलब उजागर नहीं कर सकते हैं। Engineers shall not be influenced by any professional duties by conflicting interest. Conflicting interest में जो प्रोफेशनल ड्यूटीज होती है और जो पर्सनल ड्यूटीज होती है, दोनों में इन्फ्लुएंस नहीं आना चाहिए, मतलब प्रभावित नहीं होना चाहिए। Engineers shall not attempt to obtain employment or advancement or professional engagement by untruthful क्रिटिसाइजिंग अदर इंजीनियर। दूसरे इंजीनियर्स को बिना सच जाने हुए आप उसका क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। जब तक आपके पास उसका सच ना हो, प्रॉपर सबूत ना हो, तब तक आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, है ना। इंजीनियर्स कैन नॉट अटेम्प्ट अ इंजुरी मैलिशियसली और फॉल्सली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना। किसी भी रिपोर्टेड पर्सन पे आप डायरेक्टली उंगली नहीं उठा सकते हैं कि भाई वो गलत काम किया है, जब तक कि आपके पास कोई सबूत ना हो जाए। इसके अलावा पर्सनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और प्रोफेशनल जो एक्टिविटीज है, वो दोनों अलग अलग होना चाहिए, है ना। एक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार अगर एक रहेगा तो वो दिक्कत हो जाए, ठीक है। इसके अलावा इंजीनियर शैल गिव क्रेडिट फॉर इंजीनियरिंग वर्क, है ना। इंजीनियर्स को इंजीनियरिंग वर्क के लिए उसे क्रेडिट भी दिया जाता है कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, इसी तरीके से और अच्छे काम में लगे रहो। Responsibility is a duty to deal something so that it is your fault if something goes wrong. अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसकी गलतियों को बताना, है ना, कि भाई आप एक गलत काम कर रहे हो और वो गलत काम देखने के बाद उसे लगे कि हाँ ये हमारा गलत काम है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका कहलाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है अलग अलग सेंस होते हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटी, जिसमें ड्यूटी विद केयर एंड एफर्ट, obligation duty to act and in moral way, and accountability and liability for action person likely to respond legally if necessary, है ना। लीगली आप काम करो। इसके अलावा कोई भी काम किसी पे बिना सबूत के आप उंगली नहीं उठा सकते हो, इससे रिलेटेड आपको जो है यहाँ पे समझना है। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एग्जिबिट इन ह्यूमन ट्रांसैक्शंस। पहला मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये चार तरीके का रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपका जो है होता है। ओके, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जब आपके पास मोर देन वन इंटरेस्ट हो, मतलब आपके पास काम करने के लिए कई सारे अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ जाए, तो वो हमारा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, जो कि तीन तरीके का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। पहला होता है एक्चुअल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एक्चुअल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है कि कोई अनक्वालिफाइड पर्सन है ना, ए, और उसको किसी कंपनी बी में जॉब मिल जाता है। क्यों जॉब मिल जाता है? क्योंकि वहां पे उसका कोई रिलेटिव काम कर रहा था पहले से, तो ये एक्चुअल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। वही अपरेंट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है कि आप पब्लिक सर्वेंट हो, है ना, आप पब्लिक सर्वेंट हो, लेकिन आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो प्राइवेट इंटरेस्ट, मतलब आपका खुद का इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट आपका आ जाए, है ना। आप पब्लिक सर्वेंट हो लेकिन आप प्राइवेट काम कर रहे हो, मतलब पर्सनल इंटरेस्ट के साथ काम कर रहे हो, तो वो आपका अपरेंट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वो होता है जब मान लो कि आपके पास पोटेंशियल है ना, मान लो पर्सन ए और पर्सन बी दोनों आपका है, ये मान लो कि एक दिन में 10 काम करता है, ये एक दिन में 8 काम करता है, और जब बात आती है प्रमोशंस की, तो प्रमोशन दे दिया जाता है बी पर्सन को, क्योंकि उसका काम करने का कम है लेकिन इसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो पोटेंशियल रहने के बावजूद भी
उसको काम नहीं मिलता है, मतलब प्रमोशन नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि इसका कोई रिलेटिव ऊपर हायर अथॉरिटी में बैठा हुआ था, इसीलिए। तो ये वंस रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हो जाता है तो वो हमारा पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट आता है, मतलब उसके पास पोटेंशियल है लेकिन उसको वो चीजें मिल नहीं रहा है, तो वो चीजें जो है आपका यहाँ पे आ जाता है। ओके, अब बात करते हैं गिफ्ट एंड ब्रेवरी, घूस और उपहार का। तो जो घूस है वो पहले दिया जाता है लेकिन गिफ्ट जो है बाद में दिया जाता है। कॉस्ट ऑफ आइटम जो होता है ब्रेवरी में वो लार्ज होता है और गिफ्ट में छोटा या मॉडरेट हो सकता है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ब्रेवरी में पुअर होता है और गिफ्ट में गुड होता है। देने वाला आपका दोस्त होता है या कोई भी हो सकता है, और गिफ्ट में भी आप जिसको आप इनवाइट करोगे वही दोगे, है ना। ट्रांसपेरेंसी आपका नहीं होता है घूस में, लेकिन गिफ्ट में ट्रांसपेरेंसी होता है, मतलब आप हर कोई देख सकता है। इसके अलावा मोटिव बात किया जाए तो कोई काम करवाना होता है तो उस बिहाफ पे जो है घूस दिया जाता है, लेकिन गिफ्ट का कोई मोटिव नहीं होता है, उसका सोच के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो है आपका किसी भी व्यक्ति का रेपुटेशन या ऑर्गेनाइजेशंस के रेपुटेशंस को क्या करता है, डैमेज करता है। कौन? तो घूस। लेकिन जो गिफ्ट है वो किसी के भी गुडविल को डैमेज नहीं करता या किसी तरीके का हार्म नहीं पहुंचाता है। ओके, बात करते हैं इन्वायरमेंटल ब्रीचेज की। इन्वायरमेंटल ब्रीचेज जो है ये क्या होता है, मान लो कि CO2 गैस आपका बहुत ज्यादा निकल रहा है, तो ये क्या है, इन्वायरमेंट को आप तोड़ने का काम कर रहे हैं, है ना। तो वो चीजें आप कहते हैं इंजीनियर्स एंड इन्वायरमेंट। तो ये दो चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे इन्वायरमेंट, है ना, इन्वायरमेंट भी आपका क्या हो रहा है, पॉल्यूटेड होते जा रहा है ना। तो वही चीज यहाँ पे दिया गया है, इंजीनियर्स एंड इन्वायरमेंट। तो 5 मेन पॉइंट्स है। पहला, 3 इंजीनियरिंग कोड फॉर इंजीनियरिंग एंड इन्वायरमेंटल। 3 वैसा कोड है इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल के लिए, ताकि जो इन्वायरमेंट है उसको क्लीन और ग्रीन रखा जा सके। रिजर्व्ड एटीट्यूड ऑफ इंजीनियरिंग कोड टुवर्ड्स lack of consensus on how to implement protections of environmental law and professional obligation of engineers। ठीक है, इंजीनियरिंग एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज अगर बात किया जाए तो इंजीनियरिंग इन द abordant 3 cases were changed environmental pollutions। Engineers have obligation with respect to environmental issues, project, products and processes designed by engineers can release toxic waste। जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, और जो प्रोसेस डिजाइन किया जाता है उससे कई सारे टॉक्सिक वेस्ट हमारा जनरेट होता है, तो उससे हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। तो उस टॉक्सिक वेस्ट को रिड्यूस किया जा सके या रिसाइकल या रीयूज किया जा सके, तो उससे क्या होगा कि हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होगा, कम होगा। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को भी कम करना हमारा एक काम आ जाता है एज ए इंजीनियर्स के तौर पे, क्योंकि आप अपना प्रोजेक्ट काम करने को लेकर आप बहुत ज्यादा उत्सुक है, लेकिन इन्वायरमेंट को देखते हुए आपको जो है प्रॉपर काम आपको करना है। सम इंजीनियरिंग डेवलपमेंट्स आपका फ्लड, फार्मलैंड, ड्रेन, वेटलैंड एंड डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट हमारा काम करता है। फॉर एग्जांपल IEEE कोड 1990 यह हमें बताता है कि टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मेकिंग इंजीनियरिंग डिसीजंस कंसिस्टेंट विद द सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ पब्लिक, है ना। पब्लिक के वेलफेयर, हेल्थ और सेफ्टी को देखते हुए आपको अपना इंजीनियरिंग जो भी डिजाइन है या जो भी प्रोडक्ट्स है या जो भी प्रोसेसेस है वो आपको कंप्लीट करना है। To disclose prompt factor might endanger the public or environment, IEEE code commits its member to disclose possible threat to public and environment। अगर किसी तरीके का पब्लिक को या इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचता है तो उसमें आप पे एक्शन लिया जाएगा। इसलिए जो है प्रॉपर तरीके से आपको जो है काम करना, ताकि इन्वायरमेंट को कम से कम आप नुकसान पहुंचाएं।
For examples, ASME code 1998, engineers shall consider environmental impact in the performance of their professional duties. ASME code does not require engineers, है ना, इंजीनियर्स को रिक्वायर नहीं करता टू मॉडिफाई देयर डिजाइंस और चेंज देयर प्रोफेशनल वर्क ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण से कई बार हमें क्या करना पड़ता है कि अपने जो भी डिजाइंस है उसे मॉडिफाई करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि इंजीनियर्स की ही जरूरत पड़े, कोई इन्वायरमेंटल स्पेशलिस्ट है तो उसका भी यूज या उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। ओके, बात किया जाए एम्प्लॉइज राइट। एम्प्लॉइज का राइट क्या होता है, अधिकार क्या होता है? राइट टू प्राइवेसी, राइट टू चूज आउटसाइड एक्टिविटीज, राइट टू ड्यू टू प्रोसेस फ्रॉम employers, right to equal opportunities, non-discrimination, right to equal opportunities, sexual harassment in the workplace, and right to equal opportunities, affirmative actions और प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट। तो ये सारी चीजें मतलब ये 6 अधिकार, 6 जो है ये आपका राइट्स है किसी भी एम्प्लॉयज का और उसके पास वो होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशंस आपको समझ में आ रहा हो। अगर कोई डाउट्स रहता है तो आप हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि जब तक आप हमें नहीं बताइएगा हमें कैसे पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ओके।